हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 9 है फिजिक्स से रिलेटेड, एनसीईआरटी 9 से, एंड दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी कि इसमें हम चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विद द फोर्स। सो फोर्स, व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज टू पुल और पुश समथिंग. To pull or push an object is called force. So hope you that understand that what is force. Force is to pull or push something. जब आप किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं या किसी चीज़ को खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, a trolley moves along डायरेक्शन भी पुश इट, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रही है. ड्रॉ जो है, जिस डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं उसी डायरेक्शन में बाहर आ रहा है. ये हॉकी को स्टिक से हिट कर रहे हैं. सो क्या ये सारी फोर्स के ही एग्जांपल्स हैं. आगे बात आती है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स. तो बैलेंस्ड फोर्स तब होती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस टेबल कोई बुक रखी हुई है, अगर बुक को दोनों साइड से खींचा जाए, मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक लड़का खड़ा हुआ है, एक्स और वाई पर, और दोनों क्या है, सेम तरह की फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि बुक जो है ना इधर हिल रही है ना उधर जा रही है, ना एक्स डायरेक्शन में जा रही है ना वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम बैलेंस फोर्स. अनबैलेंस तब होगी जब एक ने ज़्यादा फोर्स लगाई और वो क्या हुआ कि उसकी साइड आ गई सारी की सारी, यानी कि एक्स डायरेक्शन में ही बुक चली गई, देन दैट फोर्स इज नॉन एज अनबैलेंस फोर्स. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन ने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो आप देख पा रहे होंगे, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन. जब हम इस पर कोई बॉल रखेंगे, दैट मे बी आयरन बॉल और दैट मे बी द मार्बल बॉल, जब हमने यहाँ पर रखी तो क्या हुआ, कुछ देर इंक्लाइंड प्लेन पर जाने के बाद क्या हुआ, कुछ देर यहाँ से रखी और कुछ प्लेन में चली गई. मान लीजिए अगर दोनों साइड इंक्लाइंड प्लेन था तो यहाँ से रखी और इस डायरेक्शन में चली गई, यानी कि आपने जिस फोर्स से इसको फेंका है, कुछ दूरी पर जाने के बाद क्या है कि अपने आप रुक रही है. या फिर कुछ, अब जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ, जब आप क्रिकेट से बॉल को हिट करते हैं तो बॉल कुछ दूरी पर जाती है, जैसे ही बॉल ग्राउंड में चलती है तो थोड़ी देर बाद अपने आप ही रुक जाती है. ठीक है, सो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज न्यूटन लॉ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उनमें न्यूटन जी ने बताया था कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेट रेस्ट में रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन या मोशन में ही रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, यानी कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, कोई ऐसी फोर्स न लगे जो उसको कंपेल कर दे. मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहे थे और आपने कैच कर लिया, ठीक है, यानी कि बॉल क्या हुई, हवा में आई और आपने कैच कर लिया. सो आपकी वजह से गेंद रुक गई है, दैट मीन्स आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगे हैं. अगर मान लीजिए बॉल ग्राउंड पर आती है तो थोड़ी देर बाद रुक चलती है और फिर रुक जाती है, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से वो क्या है, रुक रही है. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में ही रहेगा कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वो तब तक ही उसी स्टेट में रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. सो होप यू अंडरस्टैंड. आई रिपीट वंस अगेन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. सो व्हाट इज इनर्शिया? सो लेट अस पॉन्डर इट. हम इसके बारे में सोच देखते हैं कि व्हाट इज इनर्शिया. सबसे पहले इनर्शिया के बारे में बात करी गई है एंड देन मास के बारे में बात करी गई. सो मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, हमारी बॉडी मान लीजिए, वो क्या चाह रही है कि वो जिसमें स्टेट में है वो उसी में रहना. स्टेट का मतलब या रेस्ट में है तो रेस्ट पर रहना चाह रही है, वो क्या कर रही है, उसको चेंज नहीं करना चाहती है. या मोशन में है तो मोशन में ही रह रही है, यानी कि जब उसमें कोई चेंज आ रहा है, रेस्ट से मोशन में आ रही है और मोशन में से रेस्ट पर आ रही है, तो वो उस चीज़, जो चीज़ उसको अपोज करती है उसको ही इनर्शिया कहा जाता है. यानी कि आपकी बॉडी रेस्ट पर है तो वो मोशन में नहीं आना चाहती, और जो मोशन में है वो रेस्ट पर नहीं आना चाहती. ठीक है, तो ये इसको अपोज करने वाले चीज़ को ही हम इनर्शिया कहते हैं. सो
an object to change its state of motion. If it is at rest, it tends to remain at rest. वो चाहता है कि रेस्ट पर रहे. If it is moving, it tends to keep moving. This property of an object is called inertia. And inertia क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है, एक रजिस्ट करना चाह रहा है. एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट, देन दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. एक नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की, जहाँ पर वो क्या करता है, कोई भी चेंज हो रहा है उसको मना करता है कि मुझे नहीं करना ये चेंज. ठीक है, तो उसी को इनर्शिया कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम बस में बैठे होते हैं, अचानक ब्रेक्स लगती है तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ फॉल कर जाते हैं, यानी कि हमारा सर जो है टकरा जाता है सीट्स के साथ. तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया. बिकॉज बस के साथ जो हमारे पाँव, यानी कि जो हमारा निचले वाला टांगों वाला एरिया है वो मोशन से रेस्ट पर आ जाता है, जबकि अपर एरिया जो है वो अभी भी मोशन में चला होता है, तो इसलिए वो आगे जाकर टकरा जाता है. जबकि जो आपका लोअर पार्ट है बॉडी का, ये वाला, ये अपर पार्ट है, आप बैठे हुए हैं इस तरह से, मान लीजिए ऐसे बैठे हैं आप. ठीक है, तो ये वाला जो है मोशन में है अभी भी बस के साथ. जब बस रुक गई, ये वाला पार्ट जो बस के साथ लगा हुआ था इसलिए बस के साथ रेस्ट में आ गया टांगों वाला पार्ट, जबकि ये वाला पार्ट जो अभी भी मोशन में है इसलिए आगे जाकर टकरा गया आपका सर. और जब बस चलती है तो हमें क्या लगता है कि हम पीछे की तरफ चल रहे, तो आपकी टांगों के साथ जो आपका निचले वाला पार्ट जो है मोशन में आ गया, वो आगे की तरफ चला गया, जबकि बॉडी जो थी वो पीछे की तरफ. ठीक है, समझ गए आप. तो ये इनर्शिया का इफ़ेक्ट है. तो उसी तरह से जो मास का कंसेप्ट है, जिसका ज़्यादा मास होगा उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा. जब हम कंपैरिजन करें ट्रेन और कार को, तो कार को हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि उसको मूव करने के लिए, उसकी टेंडेंसी को चेंज करने के लिए, जबकि ट्रेन को हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि ट्रेन का मास ज़्यादा है. जब जिसका ज़्यादा मास उसका इनर्शिया ज़्यादा, यानी कि ट्रेन हैज़ अ लार्जर मास और more mass than that of car. Okay, so the inertia of an object is measured by its mass. यानी कि inertia को हम किस चीज़ में से मेजर करते हैं, उसके मास, यानी कि मास कितना है फिर comparatively. So inertia is a natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. यानी कि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, जहाँ पर वो रजिस्ट करता है, वो मना ही करता है कि हमें इस चेंज को नहीं करना है. So hope you understand it very well. Next, which is the second law of motion. So let us take a look. So according to second law of motion, the acceleration of object depends upon force applied. ठीक है, तो एक्सेलरेट कब करेगा ऑब्जेक्ट, जब उस पर कितनी फोर्स अप्लाई करी है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स किस पर डिपेंड करती है, मास पर और एक्सेलरेशन, यानी कि कितना मास है. फॉर एग्जांपल, अगर आप हाथी को हिलाना चाहते हैं तो आपको उसके हिसाब से ही फोर्स चाहिए, तब एक इंसान उसके लिए वर्क नहीं, क्योंकि फोर्स कम है, जबकि मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है, यानी कि मास ग्रेटर है तो फोर्स भी ग्रेटर ही चाहिए फिर. ठीक है, मान लीजिए आप एक टेबल को खुद हिला रहे हैं, बट एक टेबल की जगह हाथी आ जाए तो आप उसी फोर्स से उसको नहीं हटा सकते उस स्थान से. ठीक है, सो इन केस ऑफ मोमेंटम, बट इज मोमेंटम में भी इन केस आप समझ सकते हैं एक तरह की रफ्तार, यानी कि वो कितना पेस एक्वायर करेगा डिपेंड करेगा मास पर और कितनी वेलोसिटी है. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो मोमेंटम होता है. मोमेंटम को समझने के लिए आप चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ. अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन, यानी कि कोई ट्रक अगर साइड में खड़ा है तो उस पर कोई अटेंशन नहीं देता, बट अगर कोई ट्रक चला हुआ है तो वो क्या कर सकता है, किसी को किल कर सकता है. खड़ा हुआ ट्रक नहीं कर सकता उसके मुकाबले. ठीक है, अगर खुद टकरा जा रहे हैं तो वह अलग बात है. फिर उसी के साथ ही अगर हम बात करें बुलेट की, तो बुलेट भी एक पर्सन को फायर करें तो क्या करेगी, किल कर देगी. तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि डिपेंड करता है कि कितना इम्पैक्ट करेगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप बुलेट चलाओ किसी किसी कांच पर, या किसी कोई भी दीवार है जो कांच की बनी है, तो वो सिर्फ एक छेद करेगी, जबकि पत्थर मारो तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा कांच ही तोड़ देगा. तो क्या है, उसका मास, फिर उसका एरिया कवर करना ज़्यादा है. ठीक है, सेम जो मोमेंटम है वो भी डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर. जिसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा. सो जब भी आपको मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो मास और वेलोसिटी को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए,
उन दोनों कोई भी ऑब्जेक्ट दी है आपके पास, उनका मास और मोमेंटम अगर वेलोसिटी आपको पता है तो आप इजीली मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जिसका ज़्यादा मोमेंटम, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि किसका ज़्यादा मोमेंटम है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि डायरेक्शन का मीन्स है कि कौन सी डायरेक्शन में। डायरेक्शन हमारे पास किलोग्राम, और इसके डायरेक्शन का मतलब है इसकी वेलोसिटी होती है, यानी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। जिसमें हमें डायरेक्शन भी पता है मोमेंटम की, और उसके साथ हमें वेलोसिटी पता है। तो ऐसे ही उन जो मोमेंटम के होते हैं दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मास के किलोग्राम और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, दोनों कंबाइन होकर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ से आया मास को हम केजी में ही तो मेज़र करते हैं, सो दैट्स वाई। अब इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की तरफ चलते हैं जल्दी से। सो मोमेंटम, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी थी उसको यू लिया गया, इसलिए एम के साथ यू लगाया है। ऐसे एम भी ही होता है बट ये इनिशियल वेलोसिटी है, दैट्स वाई इसको यू लिखा है। और जो फाइनल है, फाइनल मोमेंटम है, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम दैट इज एम यू, फाइनल मोमेंटम एम बी। बी इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये फाइनल है, यानी कि यहाँ पर जीरो से स्टार्ट कर, किसी ऑब्जेक्ट ने जीरो से स्टार्ट करा हो, कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली, ठीक है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी। जब अब मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल से इनिशियल, अब हमें एक ही मोमेंटम चाहिए, यानी कि हम क्या कर देंगे, जो लास्ट पर थी उसकी वेलोसिटी उसके माइनस कर देंगे मोमेंटम को, फर्स्ट वाले मोमेंटम को, यानी कि मास और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट और मास और फाइनल वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो आएगा उन दोनों को माइनस कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मास क्या है, कॉमन है, हमने मास को बाहर निकाल दिया क्योंकि दोनों में तो मास है ही, बस वेलोसिटीज अलग अलग है। और आपको पता है कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। सो होप यू अंडरस्टैंड, एंड दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉन एज फोर्स, क्योंकि एक तो एक ही फोर्स ही है, ठीक है, ठीक है, एंड दैट इज एक्सेलरेशन। बस तो एम के साथ ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इसलिए एम इंटू ए, तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इंटू एक्सेलरेशन के। ये के जो लिखा है ये कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर के ही कांस्टेंट लगाते हैं। सो आप समझ पा रहे होंगे। सो न्यूटन सेकंड लॉ की जो डेरिवेशन है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन की यूनिट्स आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, आपने नोट डाउन किया होगा। और मास के किलोग्राम, जबकि मोमेंटम में अगर वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड होते हैं बट एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा होगा b माइनस यू अपॉन टी। सो वेलोसिटी के क्या होते हैं मीटर पर सेकंड, और टाइम भी सेकंड्स में, ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो पावर में 2 हो जाएंगे। Then we talk about the third law of motion. Third law of motion is very interesting and I think easier सारे ही हैं बट ये मोस्ट easier बोल सकते हैं, that is more easier than that of। so इसमें क्या होता है कि एक्शन के अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी कि न्यूटन ने कहा था कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि अगर आप किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपोजिटली आप पर उतनी ही फोर्स लगाएगा, यानी कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स, यानी कि जब आप गन फायर करते हैं तो क्या होता है, गन जो बुलेट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, बुलेट जो होता है आगे की तरफ जाती है, जबकि जो गन है वो पीछे की तरफ हटती है, ठीक है। द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन द फोर्स, उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे वो बाहर निकली उसने पीछे की तरफ फोर्स लगाया। जिस तरह से हम अर्थ पर चलते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्या करते हैं, अपने पाँव से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं ताकि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स मिले। सो दैट इज आल्सो एक एक्शन रिएक्शन। सो होप यू अंडरस्टैंड, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गन को कंधे के साथ, दूसरी वाली गन जो कंधे के साथ लगाई जाती है वो इसलिए लगाई जाती है ताकि जब बुलेट फायर होती है तो उसके जो अपोजिट एक रिएक्शन होगा वो पीछे हटे और क्या होगा, कंधे को चोट पहुंचा सकती है, इसलिए उसको जो जो फोर्स है उसको एग्जर्ट, उसको सहने के लिए उसको कंधे के साथ लगाया जाता है, ताकि अगर आगे रखेंगे तो वो एकदम से पीछे हटेगी और हमें कंधे पर चोट लगेगी।
सो होप यू अंडरस्टैंड द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसके साथ जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कम्प्लीटली करेंगे. सो न्यूमेरिकल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक इन दिस चैप्टर, बिकॉज थ्रेटिकल पोर्सन इतना नहीं आता जितने न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल. This type of gun which is used with your shoulder, and you have to take it to the shoulder, and thereafter whenever you fire it, acceleration of the bullet is in the forward direction, and the recoil of the force of the gun is in the backward direction. And to exert the backward reaction, you have to be take it with your shoulder. So hope you understand. सिमिलरली इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक सेलर है जो बोट से जंप कर रहा है. अब क्या होगा, इस जैसे ये जंप करेंगे तो इनकी पाँव से एक फोर्स लगेगी पीछे की तरफ, यानी कि एक्शन क्या हो रहा है कि ये जंप कर रहे हैं. रिएक्शन क्या होगा कि इनकी वजह से जो बोट को धक्का लग जाएगा और ये क्या चली जाएगी पीछे की तरफ. तो अगर मान लीजिए यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हुआ तो ये पानी में भी गिर सकते हैं, बिकॉज अगर बोट पीछे एकदम से हट गई तो इनका पाँव यहाँ उसके बजाय यहाँ जैसे होगा, एंड देन ये फॉल कर जाएंगे वाटर में. सो दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन से एक बैकवर्ड मोशन भी हो रहा है, दैट इज to the boat, and this is also known as action reaction law, and that is the Newton third law of motion. So hope you understand it very well. And then conservation of momentum. कंजर्वेशन का मतलब ही क्या होता है कि ना आप इसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं किसी भी मोमेंटम को. सो दिस इज आल्सो अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. जब भी आप किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम निकाल रहे हैं तो बिफोर, यानी कि जैसे मान लीजिए गन में आप गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम, यानी कि किसका मोमेंटम ज़्यादा है. जैसे आपने गन फायर की तो बुलेट किस मोमेंटम के साथ गई आगे की तरफ, और जो बैकवर्ड रिएक्शन था किसका, गन का, वो किस मोमेंटम के साथ था. सो जब आप दोनों का मोमेंटम व्हाट इज मोमेंटम इज इक्वल टू मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट. सो जब बिफोर कोलिजन, यानी कि जब फायर थी उससे पहले जब आपने मोमेंटम निकाला दोनों का, तो मोमेंटम बिफोर कैसे निकालेंगे, m1, let us take a look. सो दिस इज़ द फार्मूला. m1 आप इसको 1 भी बोल सकते हैं, इसको 2, इसको 1 फर्स्ट मास, सेकंड मास, फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड इनिशियल वेलोसिटी. ये फायर करने से पहले मान लीजिए आप फायर कर रहे हैं कोई गन और उसकी वेलोसिटी जो है बिफोर फायरिंग है, यानी कि फायरिंग से पहले, यानी कि तब क्या हो गया, रेस्ट पर होंगे दोनों, तो इनिशियल वेलोसिटीज होंगी, यानी कि फर्स्ट मास और फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी प्लस सेकंड मास और सेकंड इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पर गन का मास और बुलेट का मास, गन की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी जब फायर हो चुका होगा, यानी कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, फाइनल वेलोसिटी जो भी है गन की, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट. जब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या होगा, इनका मोमेंटम पता चल जाएगा, यानी कि किसका मोमेंटम ज़्यादा था या किसका कम था. आप दोनों, कई बार ऐसा होता है कि आपको वेलोसिटी नहीं पता है तो आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, आप बिफोर मोमेंट गन फायरिंग से पहले मोमेंटम फाइंड आउट करिए एंड फायरिंग के आफ्टर फाइंड आउट करिए. वहाँ से आप वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी जो भी आपको फाइंड आउट करना है आप इस फार्मूले की हेल्प से कर सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. 20 ग्राम की बुलेट है, 2 किलो की क्या है, पिस्टल है, 2 किलो की पिस्टल, 20 ग्राम की बुलेट, और जो वेलोसिटी है बुलेट की 150 मीटर पर सेकंड है. बट इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, यानी कि जब पिस्टल हटी पीछे तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, वो आपको इस फार्मूले से फाइंड आउट करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीन मोमेंटम. सो वी हैव द मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम, दैट इज इक्वल टू केजी में कन्वर्ट करा है, दैन डिवाइड बाय 1000, एंड विच इज इक्वल टू 0.02 kg, एंड द मास ऑफ द पिस्टल विच इज इक्वल टू 2 kg. इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की जीरो है, बिकॉज इनिशियल पर तो बुलेट और जो गन है वो रेस्ट पर ही थी. सो इनिशियल वेलोसिटी इसलिए जीरो, क्योंकि रेस्ट पर जब कोई चीज़ होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो कंसीडर करते हैं. फाइनल वेलोसिटी किसकी है, बुलेट की, गन की हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो लेट अस टेक अ लुक. सो यहाँ पर हम बिफोर कोलिजन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ तक ही, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ द पिस्टल एंड द बुलेट. तो m1 फर्स्ट का m1 u1 प्लस m2 u2. सो मास
इनिशियल वेलोसिटीज है, दोनों की जीरो है, इसलिए वेलोसिटी हमने कॉमन निकाल दी है। इनिशियल वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सिर्फ मासेस को प्लस करा है, और जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने पर ये जीरो ही हो जाएंगे। ये फर्स्ट का मास है 2 kg की पिस्टल और 0.02 kg की बुलेट। जीरो आया, इसका जो बिफोर मोमेंटम था वो सारा यहाँ तक ये सारा जीरो आ गया। देयर आफ्टर टोटल मोमेंटम ऑफ द पिस्टल आफ्टर इट फायर्ड, अब निकाला फायर होने के बाद। फायर होने के बाद तो हमें सिर्फ मासेस पता थे और जो गन बुलेट थी उसकी वेलोसिटी पता थी। सो यहाँ पर भी क्या हुआ, फर्स्ट बुलेट का मास m1, वेलोसिटी है इसकी 150 मीटर पर सेकंड, तो दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 kg की है और हमें वेलोसिटी पता नहीं है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 150 से 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.00 समथिंग आएगा, और 2 इंटू बी 2b, तो हम दोनों अब क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंट हम क्या करेंगे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन को इक्वल कर देंगे। आफ्टर कोलिजन 3 + 2b आया था और बिफोर कोलिजन 0 आया था, यहाँ से हमें वेलोसिटी पता चल गई है विच इज़ इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका जिस मोशन के अपोजिट हो रही थी, इसलिए इसके साथ माइनस लगा हुआ है आंसर में। सो इसका मतलब है बिफोर फायरिंग मोमेंटम 0 था, आफ्टर फायरिंग जो था वो 2 kg की बुलेट 2 kg की पिस्टल थी, वेलोसिटी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव आंसर के साथ लगाया गया है। 150 के साथ बुलेट जा रही थी 20 ग्राम की। सो इसका कितनी आई वेलोसिटी, -1.5 मीटर पर सेकेंड से पीछे हटिए। So hope you understand it very well. So please like, share and subscribe the channel also. Thank you very much.